नमस्कार दोस्तों। किसी भी चीज की महंगाई मार्केट के अंदर एक सिंपल से नियम पे डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई का नियम। अगर किसी भी चीज की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में वो सामान अपने आप महंगा होने लगेगा। जैसे मान लो मार्केट के अंदर पेन पेन अगर 2 रुपए का है पर मार्केट में 2 ही पेन है और खरीदने वाले 1000 लोग हैं, ऐसी कंडीशन में वो 2 रुपए का पेन 1000 रुपए में भी बिकने लगेगा, क्योंकि लोग बोली लगाएंगे कि अरे मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मैं 5000 देने को तैयार हूं, मैं 10,000 देने को तैयार हूं। इस तरीके से किसी भी चीज के रेट जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ते हैं अगर उसकी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है। इसी चीज को, इसी महंगाई के बढ़ने को हम लोग कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। इसी महंगाई के बढ़ने को हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रिसेंटली क्या हुआ था, जब कोविड-19 का समय था तो उस समय पर मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, अधिकतर फैक्ट्रियों को रोक दिया गया था, यानी कि मार्केट में सप्लाई कम थी। पर लोग क्या कर रहे थे, इमरजेंसी की सिचुएशन के चलते सामान को स्टॉक करके रख रहे थे कि ऐसा ना हो भविष्य में जरूरत पड़ जाए। अच्छा, सांस को लेने के लिए भाप की वो मशीन लेनी पड़ती है, कोई बात नहीं, मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं लूंगा। तो वो जो 200 रुपए की भाप की वो मशीन थी, वो 200 की ना बिकते हुए वो 800-800 रुपए में बिक रही थी। ऐसी स्थिति भी कोविड-19 में हो रही थी, क्योंकि कोविड-19 में सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुकी थी, जिसके कारण से मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ रही थी। कोविड-19 की इस महंगाई को बढ़ने में और ज्यादा मदद की उसके बाद ही रशिया यूक्रेन वॉर ने, क्योंकि रशिया से कई सारा सामान और इवन यूक्रेन से कई सारा सामान पूरे विश्व के अंदर आता है, जिसके अंदर सरिये का रेट आप देख लो, 45 रुपए से 90 पहुंच गया था। इवन गेहूं, ऑयल, फूड ऑयल, गेहूं, फूड ऑयल, इन सारी चीजों के प्राइसेस जो है वो हम लोगों को उस समय पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण से ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन आप क्लियरली इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो। 2022-23 के अंदर इतना ऊपर चला गया था, लगभग 8.71% तक ये इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। पर रिसेंटली ग्लोबल लेवल पे अब ये जो महंगाई दर है ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली कई सारी इकोनॉमी के ग्राफ जो है वो सामने आए हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जहां पर एक समय पर इन्फ्लेशन 10% के ऊपर पहुंच चुका था, वो अभी रिसेंटली अक्टूबर 2023 के अंदर सीपीआई लेवल पे 4.6% पे आ चुका है। मतलब ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। न केवल यूनाइटेड किंगडम में, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो महंगाई दर कभी 8% के ऊपर चला गया था, वो अभी 3.2% पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन यूरोपियन यूनियन में भी इसी तरीके का ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल की 3 बड़ी इकोनॉमी मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताई, जहां पर यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों के अंदर महंगाई कम होते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी महंगाई कम होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब शांति की सांस जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि इन सेंट्रल बैंक का ही काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कई समय से यही सेंट्रल बैंक अपनी हॉकिश पॉलिसी को इंप्लीमेंट किए हुए थे। यानी कि होता यह है कि देखो, अगर मार्केट के अंदर कितना पैसा निकालना है वो डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक के ऊपर। मार्केट के अंदर अगर ज्यादा पैसे निकालना शुरू कर देंगे लोग, तो मार्केट के अंदर पैसे की वैल्यू घटने लगेगी, और पैसे की अगर वैल्यू घटने लगेगी तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से जिसकी वैल्यू घट रही है वो अपने आप सस्ता, यानी कि उसकी वैल्यू कम होती हुई दिखाई देगी। इसे ऐसे भी समझो कि अगर मार्केट में पैसा भी ज्यादा आ गया तो मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो अपने आप उसकी वैल्यू जो है वो कम होने लगेगी। यानी कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए हो सकता है आपको थैला भर के नोट लेके जाने पड़े। इसका मतलब क्या है, वैल्यू कम होना मतलब मार्केट के अंदर महंगाई का बढ़ना। वहीं मार्केट के अंदर अगर महंगाई को कम करना है तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है। पर अगर मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में, यानी कि मार्केट में पैसा कम है, पैसा कम है तो एक्सचेंज कम होगा, पैसा कम है तो प्रोडक्शन कम होगा। ऐसी कंडीशन में पैसे के मार्केट में कम होने से महंगाई तो कंट्रोल होती है, पर वहीं जीडीपी भी कम हो जाती है। इस कारण से हम लोगों को दोनों में बैलेंस करना होता है। ऐसा नहीं कि मनी सप्लाई बहुत बढ़ा दिया और महंगाई बढ़ गई हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल मनी सप्लाई बिल्कुल बंद ही कर दिया जिसके कारण से जीडीपी नहीं हो रही है कुछ, जिसके कारण से बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। हॉकिश पॉलिसी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है। रिसेंटली सेंट्रल बैंक दुनिया भर की हॉकिश पॉलिसी को अप्रोच कर रही थी। जैसे आप इंडिया के अंदर ही देख रहे होगे, रेपो रेट बढ़ाया जा रहा था। रेपो रेट के बढ़ने से लोन का ब्याज बढ़ता है, लोन का ब्याज बढ़ने से मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होता है, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो कंट्रोल होती है। अभी तक हॉकिश पॉलिसी अप्रोच अपनाई हुई थी और इवन आने वाले समय में भी सेंट्रल बैंक जो है वो यही हॉकिश पॉलिसी को अपनाने वाली है। अब
रिसेंटली भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जब यूनाइटेड किंगडम के हाई कमीशन के अंदर अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो उस समय पर उन्होंने कुछ ये बात कही। We've actually softened the oil markets. We have, as a consequence, actually managed global inflation. I'm waiting for the thank you. When it comes to the purchase of oil, just imagine for the moment, had we not bought oil from Russia, I think the global oil prices would have gone higher because we would have gone into the same market, to the same suppliers that Europe would have done. And frankly, as we discovered, Europe would have outpriced us. We saw that in the LNG markets where actually many supplies which were traditionally coming into Asia got diverted to Europe. And in fact, at least India was a big enough country to command some respect in the markets, but there were much smaller countries who didn't even get responses to their tender in Paris because the LNG suppliers were no longer interested in dealing with them. They had bigger fish to fry. So we've actually softened the oil markets and the gas markets through our purchase policies. We have, as a consequence, actually managed global inflation. So frankly, people should be saying You've been doing service. Yes, absolutely. I'm waiting for the thank you. Yeah. क्लियरली इन शब्दों के अंदर इन्होंने कहा है कि भारत को पूरे विश्व को थैंक बोलना चाहिए। भारत ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन को बढ़ाने में एक बड़ा काम करता है ऑयल भी। अगर ऑयल का प्राइस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली कोई सी भी चीज़ जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जैसे भारत के अंदर कोई भी सामान बनता है, मान लो वो अगर गुजरात में बन रहा है तो जरूरी नहीं वो गुजरात में यूज़ हो। हर एक सामान कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट होता है, कहीं ना कहीं हर एक सामान कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आपके हाथ में जो फ़ोन है या जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप आपके शहर में नहीं बना है, ये कहीं और बना है, वहाँ से आपके शहर में लाया गया है, ट्रांसपोर्ट किया गया है। अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ट्रक वगैरह के दाम बढ़ेंगे। कई बार आपने ऑटो के अंदर बोला होगा कि भैया यार 20 रुपये लगते थे अभी तक, तो बोलेगा कि अरे तेल के दाम बढ़ गए हैं, अब 20 नहीं अब 30 लगेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया। ठीक उसी तरीके से किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाती है तो। और हर एक प्रोडक्ट क्योंकि कहीं और जाके बिकता है, इस कारण से लगभग हर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, जिसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ था, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने की वजह से यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न देश रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस नहीं खरीद रहे थे। ऐसी कंडीशन में ऑयल के प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि रशिया जो है वो दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, जहां पर आपको थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर रशिया देखने को मिलेगा ऑयल के एक्सपोर्ट के मामले में। मतलब भारी मात्रा में ऑयल, नेचुरल गैस ये जो है रशिया पूरे विश्व को सप्लाई करता है। अब अगर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और इवन इंडिया जैसे बड़े देश अगर रशिया से ऑयल नेचुरल गैस खरीदना बंद कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में रशिया का ऑयल और नेचुरल गैस बिकेगा नहीं, और बिना ऑयल और नेचुरल गैस के इन देशों का काम भी नहीं चलेगा। तो ये सारे देश कहाँ जाएंगे? सऊदी अरेबिया के पास, यूएस के पास, जिनके पास में लिमिटेड सप्लाई है ऑयल और नेचुरल गैस की। मार्केट के अंदर अपने आप सप्लाई जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसके कारण से ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते थे। पर भारत ने क्या किया, रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया और इवन डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल खरीदना जारी रखा। इंडिया का ऑयल खरीदना रशिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भारत एक बड़ा इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 4.6% तक भारत पूरे वर्ल्ड के ऑयल का कंज्यूम करता है, इंपोर्ट करता है। भारी मात्रा में भारत ऑयल को इंपोर्ट करता है। अगर भारत ने अपने इंपोर्ट को सऊदी अरेबिया की तरफ फोकस ना करते हुए रशिया की तरफ रखा तो उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे ऑयल प्राइसेस कंट्रोल रहे, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई दिया। यही चीज अभी रिसेंटली भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा कही गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोग ऑफलाइन सेंटर के अंदर हमारे साथ पे जुड़ सकते हो। हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर अभी अवेलेबल है, प्रयागराज और दिल्ली के अंदर। प्रयागराज वाले ऑफलाइन सेंटर के अंदर बैचेस 15 दिसंबर से शुरू होगी। शुरुआत के 100 बच्चों को 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। याद रखना कोड आपको जो यूज करना है वो है SRC10, जिसके बाद में आपको डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.